हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके वर्गीकरण को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। तो वर्गीकरण 2 आधारों पे किया जाता है। एक तो इनका संरचनात्मक वर्गीकरण क्या है या संरचनात्मक विशेषताएँ क्या है और दूसरा इनका क्षेत्रीय विभाजन कि किन-किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है? तो इस आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे, इस टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस डिस्कस किया हुआ है कि भारत का भौगोलिक विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन या जिसको कहते हैं भूआकृतिक विभाजन। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत को मुख्यतः 4 भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें पहला हम लोगों ने देखा था कि उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश हैं जो जिसमें हिमालय और ट्रांस हिमालय है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो आज डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर के विशाल मैदानी भागों को और अभी तक हम लोगों ने हिमालय के विषय में डिस्कस नहीं किया हुआ है, उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग का पहला टॉपिक ही है उत्तर के विशाल मैदानी भाग, ठीक है? चलिए तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। ये टॉपिक है क्या? तो देखिए मैप में आप देखेंगे ना, इंडिया के मैप में देखेंगे, तो देखिए ये क्या जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ये पर्वतीय प्रदेश है। ये पर्वतीय प्रदेश है और इसका विस्तार कहाँ देखेंगे आप? उत्तराखंड में देखेंगे, पश्चिम साइड में उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर लद्दाख क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इसका हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि थोड़ा सा पूरब में जब आएंगे तो यहाँ पे सिक्किम क्षेत्र है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जिसमें मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है। इसमें भी इसका विस्तार देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हो गए। फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इसके ठीक दक्षिण में ये जो डॉट 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 रिप्रेजेंट किया गया है, ये है उत्तर का विशाल मैदानी भाग, ठीक है? और इसके दक्षिण में क्या है कि ये प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये मैदानी क्षेत्र है, ये हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है, ठीक है? ये एक तरह से देखा जाए तो ये कहाँ पे है? ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है, ये हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में इस तरह से स्थित है, ठीक है? तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। तो ये हम लोग का पहला ही टॉपिक है भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में ये उत्तर के विशाल मैदानी भागों का, ठीक है? तो इसको हम देख लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये है क्या ये चीज। देखिए तो ये देखिए ये एक क्या है कि ये भारत ही नहीं बल्कि देखा जाए ना तो क्षेत्रफल के आधार पर ये दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ मैदानों में से एक है या नदी द्वारा निक्षेपित मैदानों में से एक है और इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ इसका विस्तार है। और इसकी लंबाई जो है ना, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ लंबाई देखा जाए तो इसमें देखिए इसकी लंबाई कहाँ से दिख रही है आपको? यहाँ से पंजाब से दिख रही है या इसको देख लिया जाए पंजाब से या राजस्थान से ही मान लेते हैं। और इधर कहाँ तक दिख रही है? असम के पूर्वी भाग तक दिख रही है इसकी लंबाई। लेकिन इसका वास्तविक जो भौतिक इसका जो विभाजन है या जो इसका एक्सटेंशन है, वो इधर पाकिस्तान तक है, ठीक है? पाकिस्तान तक है। ये पाकिस्तान की जो सिंधु नदी आ रही है, यहाँ तक इसका विभाजन है। तो इसका भारत में जो कुल लंबाई है ना, कुल क्षेत्रीय लंबाई इसकी जो है एक्सटेंशन है, वेस्ट टू ईस्ट है, वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? जो पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम तक इसका जो विस्तार है। लेकिन पाकिस्तान को जोड़ लिया जाए और इधर बांग्लादेश भी इसमें आ जाता है तो ये लगभग कितना हो जाता है? ये 3200 किलोमीटर के आसपास इसका कुल विस्तार है। लेकिन भारत के विभाजन के बाद क्या हो गया, इसका कुछ भाग पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था और कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश के रूप में हो गया, ठीक है? तो कुछ भाग इसका कहाँ है? पाकिस्तान में है और कुछ भाग कहाँ हो गया है? इसका बांग्लादेश में है। तो भारत में जो है क्षेत्र इसका जो वो विशाल मैदानी भाग का, उसका कितनी लंबाई है? लगभग ये 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब इसका देखेंगे ना कि इसका जो चौड़ाई है वो डिफरेंट है। चौड़ाई इसकी कहीं पे इधर देखेंगे चौड़ाई ज्यादा है, इधर देखेंगे कि चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, फिर इधर चौड़ाई कम हो जाती है, इधर चौड़ाई और बढ़ जाती है, इधर चौड़ाई क्या है? कम हो जाती है। तो इसकी चौड़ाई के बारे में ना थोड़ा सा वेरिएशन है, चौड़ाई एक जैसे नहीं मिलती है। इसकी चौड़ाई पश्चिम भाग में 480 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पूर्वी भाग में ये घटते-घटते 150 किलोमीटर और असम में तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास हो जाती है और कहीं-कहीं 80 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो इसकी चौड़ाई क्या है ना कि इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है। सापेक्ष रूप से आप ट्रेंड को याद करिए, इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और जैसे-जैसे हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती जाती है। अब देखिए ये क्या है ना कि ये चापाकार है। चापाकार, इसका आकार बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। आप देखेंगे कि इसका आकार क्या है? चापाकार है, आर्क साइड। अब कैसे इसको देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये देखिए आपको चापाकार दिखाई देगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा, एक चाप के रूप में ऐसे दिखाई देगा।
देखिए ये चाप के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये पूरा तो बांग्लादेश में चला गया है, नहीं तो ये पूरा चापाकार ही है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इस चापाकार बनने का कारण क्या है कि हिमालय पर्वत भी क्या है, चापाकार है, और उसी के दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस मैदान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और इस निर्माण ये जो मैदानी भाग है, ये पूरा हिमालय पर्वत के निर्माण का प्रतिफल ये है, क्योंकि हिमालय के बनने के बाद ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का इसमें बहुत बड़ा योगदान इस मैदान के निर्माण में। और जैसा हिमालय का चापाकार आकार है, वैसे इस मैदान का क्या है, चापाकार आकार है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये टॉपिक हम लोग का बहुत ही, एक तरह से कहा जाए कि ये प्री ओरिएंटेड भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चापाकार देख लिया हम लोगों ने क्या इसका है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इसका विस्तार कैसे है। तो देखेंगे ना, तो इसका विस्तार इस तरह से है, हालांकि आगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे। अब हम लोग क्षेत्रीय विभाजन के पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बहुत सी सिद्धांत दिए गए हैं कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे बना है। उसमें हम लोग को नहीं जाना है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक ही चीज जान लेना है कि इसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है, और वही हमको लिख के आना है और वही हमें समझना है। बाकी जितने भी सिद्धांत हैं वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आने के बाद इरिलेवेंट हो गए हैं, वो अप्रासंगिक हो गए हैं। हाँ, अगर ऑप्शनल हो, अगर वैकल्पिक भूगोल विषय है भूगोल आपका, तो उसमें हो सकता है कि जानना है वो सब, लेकिन आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानना। अब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर देखा तो हम लोग प्लेट विवर्तन की जब पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बस समझने के लिए क्या कर लेते हैं कि देखिए पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये बाहरी भाग है, ठीक है, ये जो बाहरी भाग है जिसकी मोटाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है, ये क्या है, ये दृढ़ सिलिकेट के बने हुए भूखंड है। ये क्या है, दृढ़ सिलिकेट के बने हुए भूखंड है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। और ये जो दृढ़ भूखंड है, सिलिकेट के बने हुए, कठोर सिलिकेट के बने हुए भूखंड है, ये क्या है, प्लेट है। और ये प्लेटें क्या है कि ये 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के अंदर, मतलब यहाँ पृथ्वी से जब 100 से 200 किलोमीटर के अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, एस्ट्रोनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है। यहाँ पे तापमान इतना अधिक है कि यहाँ पे चट्टाने क्या है, अर्धगलित अवस्था में, प्लास्टिक फेज में है, जिसको सेमी मेल्टिंग फेज कहा जाता है। तो इस अर्धगलित भाग पे, जिसको एस्ट्रोनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल बोलते हैं, उसके ऊपर ये प्लेटें क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। ये प्लेटें तैर रही हैं और संवहनी तरंगों के कारण, मुख्यतः संवहनी तरंगों के कारण ये प्लेटें क्या हो रही हैं, संचलित हो रही हैं। अब जब ये प्लेटें संचलित होती हैं तो इन प्लेटों के किनारों पे क्या होता है, विवर्तनिक घटनाएं होती हैं। इन प्लेटों के किनारों पे क्या होता है, विवर्तनिक घटनाएं होती हैं। अब ये प्लेट के किनारे सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 4 प्रकार के भी माना गया है। तो ये प्लेट के जो किनारे हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, जहां पे दो प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूसरा क्या है, अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंस, जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, अभिसारी है। और तीसरा है ये रूपांतरण या ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, या इसको बोलते हैं रूपांतरित, ठीक है। या यहाँ पे प्लेटें क्या होती हैं, ना तो पास आती हैं, अपसरण होता है, ना ही इनका अपसरण होता है, बल्कि प्लेटें एक दूसरे के बगल से क्या होती हैं, खिसक जाती हैं या सरकती हैं। इसको समांतर संरक्षी बोला जाता है, नेचर कहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन चलेगा ही, तो यहाँ पे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ ना कि देखिए, इधर से यूरेशियाई प्लेट थी, ये यूरेशियाई प्लेट क्या थी, ये महाद्वीपीय थी। और इधर से क्या थी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी। और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट सामान्यतः क्या है, महासागरीय अग्रवर्ती वाली थी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ये आगे एक तरफ आई, और इसके नीचे जो यूरेशियाई प्लेट थी, इसके नीचे ये क्या हो गई, क्षेपित हो गई। क्षेपित हो गई, क्षेपित का मतलब होता है कि इसके नीचे ये प्रवाहित हो गई, संचलित हो गई, ठीक है। अब इधर की तरफ से ये यूरेशियाई प्लेट आ रही थी, और इधर की तरफ से ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आ रहा। अब बीच का भाग जो क्षेपित हो गया, तो यहाँ पर जो ये प्लेट, यूरेशियाई प्लेट के किनारे का भाग है, ये क्या हो गया, वलित हो गया। और वलित हो गया तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ट्रांस हिमालय है वो वलित होकर यहाँ पे उसका निर्माण हुआ। और इसके आगे वाले भाग में क्या हुआ कि ये बृहद हिमालय का निर्माण हुआ।
ये क्या हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, ये वलित हो गया। वलित होने का क्या मतलब है कि जब किसी चट्टानी संरचना पे या किसी भी चट्टान पे जब आमने सामने से बल लगता है तो ये बीच का भाग क्या होता है, इस तरह से वलित हो जाता है। तो ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, अपनत होता है जो पर्वत के रूप में होता है, और जो नीचे का भाग होता है ये क्या होता है, अभिनत होता है जो घाटी के रूप में होता है। बस इसको इतना जान लीजिए, जब हम लोग वलन पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो भाग है धीरे धीरे क्या हो गया कि इसमें अवसाद का निक्षेप हुआ, अवसादों का निक्षेप होता गया और ये भाग क्या होता गया, अवसादीकरण से भरता गया। अब धीरे धीरे प्लेट और आगे की तरफ बढ़ी, ये और आगे की तरफ बढ़ी, तो ये जो अवसादी भाग है इसका फिर वलन हुआ, तो ये क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये जो बीच का भाग है यही यही क्या हो गया, उत्तर के विशाल मैदानों का क्षेत्र बना। धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें अवसादों का निक्षेपण हुआ और यहाँ पे क्या हुआ कि ये विशाल मैदानों का भाग बना। जब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें फिर इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो बस जान लीजिए क्या है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण ये दोनों प्लेटों के जो बीच का भाग है जो खाई के रूप में रहा या एक भ्रंश घाट के रूप में रहा, इसमें क्या हुआ, हिमालय से आने वाली नदियों ने अवसादों का निक्षेपण किया और प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली कुछ नदियां जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, इन्होंने भी अवसादों का निक्षेपण किया। तो इस विशाल मैदान का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो बस हमें इतना जानना है कि इस उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के लिए सिर्फ प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को ही हम लोग मानेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है प्री में तो आप जानते ही हैं, मेंस में पूछता है तो हमको सीधे सीधे लिखना है। अगर लेके पूछता है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार उत्तर के विशाल मैदानों की उत्पत्ति को समझाइए, तो आप प्लेट विवर्तन की लिखेंगे। और नहीं भी नाम देता है, बस बताता है कि उत्तर के विशाल मैदानों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, तो भी हमको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर उत्तर के विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब ये प्लेट किनारे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी होते हैं, अभिसारी होते हैं और संरक्षी होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट की क्या होती है, बिल्कुल अगल बगल से खिसक जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर उत्तर के विशाल मैदानों की उत्पत्ति। ठीक है, अब हम लोग इसको ही देखेंगे कि ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पे ये प्लेटों को कैसे दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसको बहुत ज्यादा आपको बता दिया हूँ, पूरे इस फिगर को आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर किसी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी इस चीज को आप देख सकते हैं, या सविंद्र सिंह सर की बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, या घोष नियांग की बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको देख सकते हैं, इस फिगर को। ठीक है, तो इसको अभी आप रहने दीजिए, जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, तो फिर से इसको एक बार डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको, वहां पर डिस्कस किया जाएगा तो वहां पे समझ में आएंगे। अब देखिए क्या है ना कि संरचनात्मक आधार पर इस जो मैदान है इसका संरचनात्मक आधार पर कैसे विभाजन किया गया है। संरचनात्मक आधार पर वैसे हम देखा था कि भारत का भूगर्भिक संरचना देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर्स देखे थे भारत में चट्टानों का, हम लोग आर्किन क्रम से, धारवाड़ क्रम से लेकर पूरी तरह से चतुर्थ क्रम की चट्टाने हैं। तो ये मैदान क्या है, ये चतुर्थ क्रम की, ठीक है, चतुर्थ एज में या चतुर्थ क्वांटनरी एज में ये बना है, बिल्कुल नवीन है ये मैदान। सभी भारत की भूगर्भिक संरचनाओं में सबसे नवीनतम यही है। तो संरचनात्मक रूप से देखा जाए ना कि ये देखने पे तो पूरा जो मैदान हमको दिखाई पड़ता है, जो उत्तर का विशाल मैदान है, अगर देखा जाए तो ये उत्तर का पूरा विशाल मैदान है। ये देखने पे तो हमको एक जैसा पूरा दिखाई देगा, लगेगा कि भाई ये बिल्कुल सेम है। लेकिन जब संरचनात्मक रूप से देखा जाएगा ना तो इसमें देखा जाएगा कि इसके विभिन्न भागों की जो मृदा है उसकी विशेषता अलग है, वो उसमें अलग अलग तत्वों या उसकी अलग अलग विशेषता है, जिसके कारण ये समांग तो दिख रहा है, समतल तो दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंसेस है, इसमें क्या है, डिफरेंट है। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की मृदा जो है वो कुछ अलग है। किस रूप में अलग है, वो संरचना उसकी क्या है, स्ट्रक्चर उसका अलग है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि रासायनिक भौतिक गुण और बनने की प्रक्रिया, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर में संरचना में लेते हैं। ठीक है, कि उसकी रासायनिक विशेषता क्या है, उसकी भौतिक विशेषता क्या है। ठीक है, इसी आधार तो उसमें पहला आता है भाभर या भाभर, भाबर या भाभर। अब देखिए क्या है ना कि ये क्षेत्र है कहाँ, भाभर और भाबर कहाँ बनता है, तो देखिए इसका ये निर्माण जो होता है जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलती हैं और पर्वतीय भाग से ये प्रवाहित होकर जैसे ही पर्वत पदीय भाग में, जहाँ पे पर्वत शुरू होता है या जहाँ पे कहा जाए कि पर्वत समाप्त होता है। ठीक है, अगर इधर से देखेंगे तो पर्वत शुरू हो रहा है, इधर से देखेंगे तो ये पर्वत समाप्त हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे पर्वत के पद के पास, पिडमॉन्ट एरिया में जहाँ पर्वत बिल्कुल शुरू हुआ है, यहाँ पे मैदानी भाग शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि नदी जब आती है तो
अचानक से ढाल में परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल वो स्टीप स्लोप से आ रही थी, तीव्र ढाल से आ रही थी और अचानक आती है तो एक समतल ढाल मिलता है उसको यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पर्वतीय भाग से नदी आती है तो अपने साथ बड़े-बड़े क्या करती है ये चट्टानी पदार्थों को लेकर आती है, जिनको हम लोग बोलते हैं बोल्डर, कोबल, पेब्बल, ग्रेनुलर, मतलब वही बड़े-बड़े चट्टान होते हैं, फिर उनसे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, फिर उनसे छोटे होते हैं, फिर उनसे छोटे होते हैं। तो ये क्या करती है ना कि इनको अपने साथ लुढ़का कर लाती है। लुढ़का कर क्यों लाती है? कि भाई वेलोसिटी ज्यादा है, वेगवती है नदी, और दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है इस पे, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो ये पर्वतीय ढाल के सारे क्या होते हैं, ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं ये लुढ़क के नीचे की तरफ आते रहते हैं। जब नदी यहाँ पर आती है तो उसके साथ वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे पर्वतपदी भाग पे आती है तो नदी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, अचानक से रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को क्या करती है नदी, यहीं पर डिपोजिट कर देती है। ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो लाई हुई नदी तो यहीं पर डिपोजिट कर देती है, और इस तरह से यहाँ पर नदी क्या करती है, भाभर या भाभर प्रदेश का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जो देखेंगे ना कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणी आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो दिखाई देगी आपको, इस शिवालिक पर्वत श्रेणी के पास देखेंगे जैसे ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये ऐसे शिवालिक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो इसी के दक्षिणी ढाल के सहारे यहाँ लगभग 10 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में, ठीक है, ये 10 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इधर पंजाब से शुरू होकर और यहाँ तीस्ता नदी तक, जो सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, इसके बीच में ये क्या है, भाभर का प्रदेश है ये। ठीक है, तो इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि पंजाब वाला क्षेत्र भी है, यहाँ पे भी क्या है, भाभर का प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये भाभर का प्रदेश है। अब इस भाभर के प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, चूंकि उनमें बड़ी नदियों में जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो ये नदियां यहाँ पे तो प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो छोटी नदी हैं वो क्या करती हैं, इस बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो गए हैं इस तरह से, इनके नीचे से होकर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे नदियां क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य होती हैं। अदृश्य का मतलब वो जादू से गायब नहीं हो जाती हैं, बल्कि ये बड़े बड़े पत्थर के नीचे से क्या हो जाती हैं, उनके पास जल की मात्रा कम है तो इसके नीचे से होकर प्रवाहित हो जाती हैं। जबकि बड़ी नदियां क्या होती हैं, उनके पास जल की मात्रा अधिक है तो ऊपर से ही प्रवाहित होती है। बड़ी नदियां तो दिखाई देती हैं धरातल पर, लेकिन जो छोटी नदियां हैं वो नीचे से क्या हो जाती हैं, बड़े बड़े बोल्डर कुब्बल पिब्बल है उनके नीचे से क्या हो जाती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए इसका, यह पर्वतपदी क्षेत्र है, ठीक है, 10 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई है। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो 10 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पे जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। अब ये जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख क्या होता है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो यही देखिए, ये जो पर्वतपदीय भाग है, यहाँ पे क्या होगा कि जब नदी आएगी और यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थों को इकट्ठा कर देगी, जैसे यहाँ पे पर्वतीय भाग से नदी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पे सापेक्षता बड़े बड़े कण हैं, जो बड़े बड़े चट्टाने हैं, फिर छोटी छोटी चट्टाने हैं। तो ये इस तरह से इकट्ठा कर देती है कि जब पर्वत के पास ऐसे पर्वत है और नदी यहाँ से आ रही है, तो ये जो डिपोजिशन नदी के साथ होता है वो ऐसे होता है, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से होता है, तो लगता है ना कि ये कोन की तरह से है, कोन, कोन मतलब शंकु की तरह से वो इकट्ठा हो गया है। तो इसी को क्या कहता है, जलोढ़ शंकु। अब चूंकि जलोढ़ का ये निक्षेपण हुआ है और किस तरह से हुआ है, एक शंकु के रूप में हुआ है, एक शंकु के रूप में हुआ है, तो इसको जलोढ़ शंकु बोलते हैं। और यही जब विस्तृत भागों में फैल जाता है, जब कई जलोढ़ शंकु मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं। ठीक है, जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं। जो पंखा हाथ से झलने वाला होता है, देखा होगा गर्मियों में लोग चल झलते रहते हैं, वो कैसा होता है, वो ऐसा ही तो होता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये जलोढ़ पंख के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हैंडल है पकड़ने वाला, और लोग ऐसे लेके झलते रहते हैं, वही है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जलोढ़ पंख है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे देखेंगे कलर फोटो में आपको दिखाई पड़ेगा कि देखिए जैसे नदी आ रही है यहाँ से पर्वत भाग से, और जैसे यहाँ पे आई तो देखिए ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, ये जलोढ़ पंख के रूप में हो गया, एलुवियल फैन जिसको बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, क्योंकि कई जलोढ़ शंकु मिल गए हैं, तो ये क्या हो गया, जलोढ़ पंख के रूप में हो गया, जो विस्तृत क्षेत्र में। और सामान्यतः ये भी ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ शंकु में जो कण होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो बड़े आकार वाली होती हैं, जबकि पंख में उनके आकार क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि जलोढ़ शंकु में क्या होता है,
शंकु में कण बड़े होते हैं लेकिन जलोढ़ में कण छोटे होते हैं। हालांकि कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इस तरह से देखेंगे आप कि जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये पर्वत पदीय भाग पे होता है। और भारत में देखा जाए तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके सहारे सहारे पश्चिम में पंजाब से लेके पूरब में तीस्ता नदी या पश्चिम बंगाल तक देखा जाएगा इसका निर्माण। ठीक है, तो ये हम लोग देखा कि जलोढ़ शंकु क्या होता है और जलोढ़ पंख क्या होता है। ठीक है, दो चीज यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख क्या होता है। अब यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ की सतह पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्यों विलुप्त हो जाती है? मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या चट्टानी भाग होते हैं। तो नदी, छोटी नदियां सामान्यतः क्या होती हैं? इन चट्टानी भागों के नीचे से होकर प्रवाहित हो जाती हैं, जबकि ऊपरी भाग क्या होता है? ये चट्टानी बना रहता है। अब इस भाबर प्रदेश की विशेषता ये है कि ये जलोढ़ मैदानों में सबसे कम उत्पादक होते हैं। सबसे कम उत्पादक इसलिए होते हैं कि जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, खनिज पदार्थ कहाँ है? चट्टानों के अंदर सॉलिड वेस्ट, सॉलिड रूप में है, चट्टानों के अंदर है। और यहाँ पे पादप क्या है? उग नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उग पाते हैं? कि भाई जाहिर सी बात है कि चट्टानों पे जो उगने वाली वनस्पतियां होंगी वही उग पाएंगी, सामान्य वनस्पतियां नहीं उग पाएंगी, क्योंकि उनकी जड़ें इस कठोर चट्टानी संरचना को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, भेद नहीं पाएंगी। और भेद नहीं पाएंगी तो खनिज पदार्थों की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है ना, ये सामान्यतः सबसे कम उपजाऊ जलोढ़ मैदानी क्षेत्र कौन होता है? भाबर। सबसे कम उपजाऊ होता है। यहाँ पर कुछ हद तक कुछ वनस्पतियां उग पाती हैं जो इन चट्टानी भागों को पेनिट्रेट करके समतल भूभाग तक पहुंच पाती है अपनी जड़ों को। तो वही वनस्पतियां क्या होती हैं? यहाँ पे उग पाती हैं। नहीं तो सामान्यतः यहाँ पे वनस्पतियां अभाव होता है, वनस्पतियों का अभाव होता है, वनस्पतियां कम पाई जाती हैं। तो ये हम लोग देख लिया कि भाबर प्रदेश। अब इसके आगे क्या होता है कि एक तराई प्रदेश होता है। अब तराई प्रदेश क्या होता है कि एकदम भाबर प्रदेश से आगे का जो क्षेत्र होता है तराई प्रदेश। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग है, यहां से नदी निकल कर आई। यहाँ पे क्या किया नदी ने? इतनी चौड़ाई में उसने क्या किया कि भाबर प्रदेश का निर्माण कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? बड़े बड़े ये बोल्डर, कोबल, पेबल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये नदी का जल जो था, यहाँ पे नदी अदृश्य थी, फिर यहाँ से क्या करेगी नदी? यहाँ आके सतह पर प्रवाहित होगी। ये क्या है? एक समतल सतह है। अब यहाँ पर नदी आके प्रवाहित कैसे होगी, इसको देखते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो बड़े आकार वाले अवसादी भाग थे, जो बड़े कण वाले अवसाद थे, वो क्या हो गए? यहाँ पे ही सब जमा हो गए। लेकिन जो छोटे कण है, जैसे सिल्ट है, रेत है, या उससे भी कण, बारीक कण है, ठीक है, सैंड और सिल्ट है, जो बालू के कण हैं और उससे भी कण में बारीक कण हैं, वो क्या होता है कि नदी के जल में घुली अवस्था में आगे की तरफ आते हैं और यहाँ पर नदी क्या करती है? उनको निक्षेपित कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढाल क्या होता है? एकदम समतल होता है। यहाँ से तो मान लीजिए कुछ एकदम वेलोसिटी से आ रही है तो कुछ आगे तेज गति से जाएगी, लेकिन यहाँ पे नदी क्या है? उसके साथ ढाल बिल्कुल समतल है, तो नदी में कोई वेगवती नदी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं कर रहा है। तो नदी का जल क्या होता है? मंद सतह होने के कारण चारों तरफ फैल जाता है। और यहाँ पे नदी की कोई निश्चित धारा नहीं होती है, वो जिधर मन करे उधर ही प्रवाहित हो रही है। क्यों? ढाल है ही नहीं, तो नदी का निश्चित मार्ग ही नहीं है। तो इस जगह पे नदी क्या करती है कि बारीक अवसादी कणों का निक्षेपण कर देती है और एक लगभग दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या करती है? दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे ही क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश कहा जाता है। तो ये तराई प्रदेश कहाँ है? ये जो भाबर प्रदेश है, ये जो भाबर प्रदेश है, इसके आगे का क्या है? ये क्षेत्र क्या है? तराई प्रदेश है। इस भाबर प्रदेश के आगे का भाग क्या है? तराई प्रदेश है। अब इसकी जो चौड़ाई है, तराई प्रदेश की जो चौड़ाई है, ये लगभग ये भी मान लेते हैं कि 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में ये विस्तृत है। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग, कहीं 8 से 10 किलोमीटर दिया हुआ है, कहीं 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, तो एवरेज उसको हम लोग लेके कितना लेते हैं? 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में आगे विस्तृत है। ये कहां पर है? ये भाबर प्रदेश के आगे के भाग में। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। ये क्या है? बारीक अवसादी कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप यह क्षेत्र आर्द्रता से पूरी तरह से भरा रहता है या परिपूर्ण है। तो क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे सतह पे क्या है? नदी का जल पूरी तरह से फैला हुआ है और इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है और यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि चूंकि बारीक कण होते हैं, अवसादी कण जो होते हैं बारीक होते हैं, तो यहाँ पे पोषक तत्वों की बहुत अधिक प्रधानता होती है।
तो ये क्षेत्र क्या है, दलदली पहला, और दूसरा जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है। जैव विविधता की दृष्टि से मतलब है कि ये क्षेत्र कहाँ है, शिवालिक के दक्षिण में है। सामान्यतः वर्ष में 8 से 9 महीने तक यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है। सिर्फ शीतकाल में तापमान थोड़ा कम होता है, वो भी औसत से अधिक ही होता है। तो तापमान यहाँ पे अच्छा खासा वर्ष भर रहता है, और आर्द्रता की मात्रा है। तो ये क्षेत्र मिलाकर क्या हो गया है, कुल मिलाकर उष्णार्द्र हो गया है। उष्णार्द्र मतलब हो गया है कि ये गर्म भी है और आर्द्र भी है, उष्ण भी है और आर्द्र भी है। तो यहाँ पर वनस्पतियों और जीव जंतुओं को विकसित होने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो इस कारण से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र क्या है, हाईली रिच है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये संपन्न क्षेत्र है, और इसमें कीटों की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और यही कारण है कि ये क्षेत्र मलेरिया से बहुत अधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार भी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक है। अब क्या हुआ है कि जो तराई क्षेत्र था, पहले ये जैव विविधता के मामले में बहुत धनी था, और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर, ये सब क्षेत्र जितने थे ना, ये तराई वाले क्षेत्र थे, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न थे। लेकिन हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो नेचुरल वेजिटेशंस थे, जो प्राकृतिक वनस्पतियां थी, उनको काट दिया गया है, और बड़े-बड़े एग्रीकल्चरल फार्म के रूप में इनको कन्वर्ट कर दिया गया, कृषि भूमि के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये कर खास करके किया गया कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो बड़ी पैमाने पर लोग क्या हुआ थे, पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन किए थे। उसमें खासकर से सिख समुदाय के लोग भी थे। तो वो चूंकि वहाँ पे कृषक के रूप में थे, जो पश्चिमी पंजाब का भाग था जो पाकिस्तान में चला गया, तो वो जो भारत आए, तो सरकार ने क्या किया कि उनको इस क्षेत्रों पे ही ज्यादातर बसाने का काम किया। तो उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ पर अपना बड़ा बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड को, मतलब उसका विस्तार किया है। कहा जाए कि जो प्राकृतिक भूमि थी, वेजिटेशन था, नेचुरल वेजिटेशन एरियाज थे, उनको उन्होंने क्या किया, साफ करके कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो ये क्षेत्र पूरी तरह से क्या हो गया है कि जैव विविधता की दृष्टि से तो बहुत संपन्न है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ की जो प्राकृतिक जैव विविधता थी, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे बड़े बड़े कृषि भूमि का या एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तराई प्रदेश हो गया। अब हम लोग आते हैं कि एक है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश क्या होता है कि जब नदी किसी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, नदी किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब शुरू में क्या होता है कि नदी पूरी घाटी पर क्या करती है, आसपास के क्षेत्रों पे ये अवसादों का निक्षेप करती है। मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है ये, तो आसपास के पूरे क्षेत्रों पे क्या करती है, ये निक्षेपित कर देती है, अवसादों का निक्षेपण कर देती है इस तरह से। ठीक है, निक्षेपण कर देती है। ये भाग धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और नदी क्या करती है कि अपने मार्ग को गहरा करते हुए अपनी घाटी को संकरा करने लगती है, संकरा कर देती है। तो ये जो पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, जो बहुत पहले यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण किया गया था, उसे क्या कहा जाता है, बांगर प्रदेश कहा जाता है। ये पुरातन जलोढ़ है, और इसका निर्माण कब हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। ये प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, अर्थात आज से लगभग 10,000 साल पहले ही इसका निर्माण हो चुका है। इसका जो बांगर प्रदेश है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि ये पुरातन जलोढ़ मृदा है, और बहुत अधिक इसमें सिंचाई की सुविधाओं से कृषि कार्य किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, और कई स्थानों पर इतना अधिक सिंचाई किया गया, कृषि कार्य किया गया है कि नमक की सफेद चादर क्या हो गई है, सतह पर दिखाई पड़ने लगी है। नमक की सफेद चादर दिखाई पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, रेह या कल्लर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि जो पुराना जो लोरिया जो हम लोग की तरफ दिखाई पड़ता है, जो कि कभी कभी ऊसर या बंजर भूमि भी दिखाई पड़ती है, या इस तरह से जो कृषित भूमि नहीं है, क्योंकि कृषित भूमि की लगातार जुताई होती रहती है, तो वहां पे इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब देखते होंगे एक सतह पे क्या होता है ना कि ऐसे सफेद चादर दिखाई पड़ती है, सफेद बिल्कुल बारीक कणों वाली सफेद जैसे पपड़ी दिखाई पड़ती है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह के आप लोग देखते होंगे कि जो पुरानी बिल्डिंग हैं और जो ईंट की बनी हुई है, वहां पे भी सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश का मौसम आता है ना, तो वहाँ पे सफेद पपड़ी ऐसे दिखाई पड़ती है। वही क्या है, वही कैल्शियम कार्बोनेट का वो लेयर होती है, जिसको हम लोग मृदा का जंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे में तो रस्ट होता है, जंग होती है जो ब्राउन कलर की होती है लगभग लगभग, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा सफेद होती है। ठीक है, तो ये उस कारण से रेह और कलर का विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण होते हैं, अगर ठोस स्वरूप संरचना में आ गए, बिल्कुल कठोर हो जाते हैं, तो कंकड़ की तरह से दिखाई पड़ने लगते हैं। वो क्या हो जाते हैं, कंकड़ की तरह से ऐसे ऐसे दिखाई पड़ने लगते हैं, ठोस संरचना वाले। तो ये बांगर प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है ना कि ये पुरातन जलोढ़ मृदा है, और ये
कभी किसी समय में नदी द्वारा इसका निक्षेपण किया गया, लेकिन अब यहाँ पे बाढ़ का पानी बहुत रेयर जाता है, नहीं तो नदी यहाँ पर अपने बाढ़ का विस्तार नहीं कर पाती है। ये सामान्यतः क्या होते हैं, नदी घाटी से थोड़े दूर होते हैं और ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बांगर प्रदेश है। अब ये बांगर प्रदेश देखेंगे ना, तो इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा वो पंजाब में दिखाई पड़ेगा, हरियाणा में दिखाई पड़ेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका दिखाई पड़ेगा, ये बांगर प्रदेश का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं जान लिए हम लोग। ठीक है, अब अगला हम लोग का आता है वो है खादर। अब खादर मैदान क्या है या खादर प्रदेश क्या है, तो देखिए खादर प्रदेश क्या है, जैसे नदी प्रवाहित होती हुई जा रही है, नदी प्रवाहित होती जा रही है, तो ये नदी क्या करती है ना कि हर साल बाढ़ लाती है। हर प्रत्येक नदी क्या करती है, बाढ़ लाती है। भारत में नदियां सामान्यतः जल जो मानसून का काल होता है, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे क्या करती है, बाढ़ लाती है। तो नदी का जल क्या होता है कि उसका प्राकृतिक जो तटबंध है जहां से नदी होकर प्रवाहित हो रही है, इसको क्रॉस कर लेती है या इससे बाहर आके प्रवाहित होने लगती है इस एरिया में। तो इस आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, नदी का जल प्रवाहित हो जाता है या फैल जाता है। तो ये आसपास का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं बाढ़ग्रस्त एरिया। ठीक है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र। तो नदी अपने साथ क्या करती है कि अवसाद लेकर आती है, उसमें बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं, ह्यूमस की मात्रा भी होती है, पोषक तत्व होते हैं, जीव जंतुओं के सड़े हुए अपशिष्ट भाग होते हैं। तो ये क्या होती है कि नदी जब ये बाढ़ का मैदान इस क्षेत्र पे आती है, तो इस बाढ़ के जल के साथ बहुत से पोषक तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये सतह पर डिपोजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद नदी का जल क्या होता है, बाढ़ का पानी फिर समाप्त हो जाता है, या रिट्रीट कर जाता है, या उतर जाता है, या वाष्पित हो जाता है, या परकुलेट होकर जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन ये जो पोषक तत्व हैं वो सतह पर ही जमा हो जाते हैं ये बाढ़ के क्षेत्रों में। तो इसी पोषक तत्वों के जमाव द्वारा ही किसका होता है, खादर मैदान का निर्माण होता है। और ये क्या है, ये नवीन जलोढ़ मृदा है, इसका निर्माण अभी चल रहा है प्लिस्टोसीन के बाद होलोसीन युग में, मतलब अभी जो 10,000 सालों के बाद से जिस मृदा का जमा हुआ है उसको बोलते हैं खादर मैदान या नवीन जलोढ़ मैदान। याद रखिए कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो जलोढ़ मृदा में संरचनात्मक रूप से सबसे कम उपजाऊ कौन है, वो है भाभर प्रदेश, जो बिल्कुल शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ साथ चलता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है, तो यही खादर प्रदेश है, जो क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा है, और इस ये नदी घाटी के चारों ओर विस्तृत है, और इस कारण से यह बहुत उपजाऊ है। उसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण क्या है, ये अत्यंत उपजाऊ है। ठीक है, तो अब इसको देखा जाएगा ना कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय विभाजन, तो वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसका सबसे अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश का जो अवध वाला क्षेत्र है, ठीक है, या जिसको कहा जाए कि ये आपका एक तरह से मान लेते हैं कि जो लखनऊ इलाहाबाद का क्षेत्र है या प्रयागराज का क्षेत्र है, इसके पूरब का क्षेत्र है, जो बिहार है वो है, और जो पश्चिम बंगाल है उस मैदानी भाग में, और जो असोम का मैदानी भाग है वहां पर सबसे ज्यादा किसका विस्तार है, खादर का विस्तार है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और इसको कहा जाता है कि ये स्वतः पोषक तत्व प्राप्त करने वाली मृदा है। अर्थात यहाँ पे बहुत ज्यादा हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना भी करें, तो स्वतः बाढ़ कृत मैदान या बाढ़ जनित मैदान होने के कारण ये क्या है, स्वतः पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, क्योंकि हर साल नदी बाढ़ का पानी लेकर आती है, और उस पानी के साथ क्या होता है, उस जल के साथ क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, और धीरे धीरे ये सतह पे क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो ये जो खादर का मैदान है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अब अगला प्रदेश है वो है डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब नदी अपने उद्गम क्षेत्र से निकलकर मुहाने के पास जाती है, और सामान्यतः ये मुहाना क्या होता है, भारत में नदियों का मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर है। ज्यादातर नदियां कहाँ जा रही हैं, वो जा रही है बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी तंत्र है या महानदी तंत्र है या गोदावरी कृष्णा नदी तंत्र के सारे कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। अब जब नदी निकलकर मुहाने के पास पहुंचती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सागरी जल का विस्तार होता है, और ये सागरी जल क्या होता है, इसमें ज्वार भाटा आता रहता है। तो जल कभी सतह की तरफ आता है ज्वार के रूप में, फिर यहाँ से पीछे जाता है, और यहाँ पे नदी का ढाल क्या होता है, अत्यंत मंद होता है, नदी का ढाल बहुत मंद होता है, और नदी की वेलोसिटी, नदी की जो गति होती है वो बहुत धीरे हो जाती है। नदी में अब उतना ऊर्जा रहती नहीं है कि बड़े मतलब अवसादी कणों का यहाँ तक परिवहन कर सके। तो नदी के साथ क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म बारीक कण होते हैं, बहुत सस्पेंडेड अवस्था में, निलंबित अवस्था में
जल में क्या होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं। नदी क्या करती है, यहाँ पर जाती है और उनको धीरे धीरे क्या करती है, निक्षेपित करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तो नदी के साथ इतनी भाई ऊर्जा नहीं है, ठीक है, कि वो तेजी के साथ प्रवाहित होकर समुद्री जल में जाके मिल जाए, डिस्चार्ज हो जाए। तो एक तो इसकी ढाल बहुत मंद है, तो वेलोसिटी इस कारण से कम है। और दूसरा क्या होता है कि सागरी जल लगातार ऐसे 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 आगे पीछे हुआ होता रहता है, तो ज्वार के समय क्या करता है, ये नदी के मुहाने को रोक देता है, तो नदी का जल क्या होता है, यहीं पे ब्लॉक हो जाता है ज्वार के समय। और भाटा के समय जब समुद्री जल ये पीछे हटता है, तब नदी जाके डिस्चार्ज होती है सागर में। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो बारीक कण है, नदी अपने मुहाने के पास क्या करती है कि इन बारीक कणों को इकट्ठा कर देती है, अलग अलग इकट्ठा कर देती है। और नदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सागर में जाकर डिस्चार्ज होना। बट क्या है कि यहाँ पे नदी की वेलोसिटी इतना कम है, तो नदी क्या करती है कि अनेक डिस्ट्रीब्यूटरी कर लेती है, मतलब अपनी अनेक शाखाएं विकसित कर लेती है। और इन शाखाओं के माध्यम से क्या करती है, वो सागरी जल तक पहुंचती है और वहां पे अपना एक विस्तृत डेल्टा प्रदेश का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, ये त्रिभुजाकार आकृति में होता है, क्षेत्र होता है, चापाकार भी होता है, ठीक है, नदी के मुहाने के पास इस तरह से होता है, और ऐसे ऐसे क्या होता है, ये चापाकार होता है। अब इस डेल्टा का नाम कौन किया था, इसका नाम क्या था, यूनानी विद्वान थे हेरोडोटस। उन्होंने पहली बार नील नदी की मुहाने को देखा जब भूमध्य सागर में, तो उन्होंने देख के ये बताया कि नील नदी क्या कि अपनी मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण किया, ठीक है। तो हेरोडोटस ने पहली बार डेल्टा शब्द का यूज किया था कि नदियां अपने मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण करती हैं। और विश्व में देखेंगे कि सबसे महान डेल्टा कौन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का भारत में सबसे बड़ा महान डेल्टा है, ठीक है। फिर नील नदी का डेल्टा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा प्रदेश हो गया। सामान्य रूप से देखा जाए ना कि यहाँ पे क्या है कि पोषक तत्वों की बहुत अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि नदी के जो जल है उसके साथ बहुत बारीक कणों वाले क्या होते हैं, औषधि भाग होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो ये भी उपजाऊ की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा पोषक होता है या उपजाऊ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि नदी का ढाल बहुत मंद है और नदी का पानी हमेशा क्या होता है, फैलता रहता है। और ज्वार भाटा के कारण ये क्या होता है, प्रभावित रहता है। सागरी अप सागरी अपरदन या कटाव से भी ये प्रभावित रहता है। लेकिन समांतर संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये भी क्या है कि नदी द्वारा निर्मित मैदानी भागों का एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है या एक पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि संरचनात्मक रूप से क्या क्या देखा था हम लोगों ने कि जो जलोढ़ मैदान है या उत्तर का विशाल मैदान है, संरचनात्मक रूप से उसको 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला था भाभर, दूसरा था तराई, तीसरा था बांगर, चौथा था खादर और पांचवा है डेल्टा प्रदेश की या बारीक निक्षेप वाली जलोढ़ मैदानी भाग, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने देख लिया कि इसका संरचनात्मक वर्गीकरण क्या है। अब आपको क्या करना है कि सबकी विशेषताएं, जैसे हमने बता दिया कि भाभर की क्या विशेषता है, तराई की क्या विशेषता है, बांगर की क्या विशेषता है, खादर की क्या विशेषता है और डेल्टा की क्या विशेषता है। सबसे कम उपजाऊ कौन है मैदानों में, सबसे कम उपजाऊ है भाभर का प्रदेश, जो बिल्कुल शिवालिक पर्वत श्रेणी के बिल्कुल लगा हुआ है, पंजाब से लेकर तीस्ता नदी के बीच में, जो पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है वहां तक, वो सबसे कम उपजाऊ है। वहां पे क्या होता है, नदियां अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है। फिर तराई क्षेत्र जो है उसी के दक्षिण में फैला हुआ क्षेत्र है, वो क्या है, दलदली क्षेत्र है। वहां पे जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न है। वहां पे हमेशा आर्द्रता की मात्रा, वो क्षेत्र उष्णाद्र है, आर्द्रता की मात्रा भी वर्ष भर बहुत अधिक होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, बांगर का मैदान होता है, जो पुरातन जलोढ़ मैदान है, जो नदी घाटियों से सामान्यतः क्या है, दूर है। वहां पे बाढ़ का पानी हर साल नहीं जाता है, रेयरली ही कभी कभी या बहुत अपवादी रूप से जल बाढ़ वहां पे आती है। उसकी पुरातन जलोढ़ है लेकिन उसकी पोषक तत्व हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो चुका है, उसकी उर्वरता शक्ति कम हो चुकी है। और उसमें अब सिंचाई के माध्यम से हम लोग जो कृषि कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें क्या हो गए हैं, कई प्रकार की मृदा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें मृदा जल अवक्रमण हो गया है, ठीक है, रेत रेह या कलर का विकास हो गया है, ठीक है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं आ गई हैं, वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम भी वहां पे आ गई है, ठीक है, बांगर में। फिर खादर मृदा, जो नवीन जलोढ़ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा कौन है, यही है नवीन जलोढ़ मृदा। और इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, इसका विस्तार नदी घाटियों के दोनों तरफ पाया जाता है, जहां पे अमूमन वर्ष में कभी न कभी बाढ़ का पानी आता रहता है, या वर्ष में प्रत्येक वर्ष नहीं आता है, तो कभी न कभी यहाँ पे बाढ़ का पानी आता रहता है, जिससे मृदा क्या है, प्राकृतिक रूप से पोषण प्राप्त करती रहती है। इसको बोलते हैं
खादर मैदान। फिर क्या है, डेल्टा प्रदेश जो नदी की मुहाने के पास होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रादेशिक विभाजन इसका क्या है या क्षेत्रीय विभाजन क्या है। तो जब हम देखेंगे ना कि मैदानों का, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, देखिए इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है ये मैदानी भाग, ये तो रेगिस्तानी भाग है, ठीक है, ये राजस्थान का थार मरुस्थल रेगिस्तानी भाग, इसको हटा देते हैं। देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र जो दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा क्षेत्र, ये सामान्य रूप से जलोढ़ मैदान है, या कहा जाए कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है। लेकिन इसमें संरचनात्मक रूप से तो अभी तक हम लोगों ने वर्गीकरण देख लिया कि संरचनात्मक रूप से इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। लेकिन प्रादेशिक आधार पर देखा जाए ना, तो इस मैदान के भी कई उपविभाग किए जाते हैं। इस मैदान के भी कई उपविभाग विभाग किए जाते हैं, या कई इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं क्षेत्रीय आधार पर। अब क्षेत्रीय आधार पर क्यों किए जाते हैं? तो यहाँ पर क्या है कि मृदा की उर्वरता और वर्षा की प्राप्ति के आधार पर इसका क्या किया जाता है, क्षेत्रीय विभाजन किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो पंजाब और हरियाणा में जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। और ये जो राजस्थान में फैला हुआ शुष्क भाग है, इसको बोलते हैं राजस्थान का मैदान या राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय भाग। अब देखिए, जो राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय भाग है, जिसको हम लोग थार का मरुस्थल बोलते हैं, ये बहुत हद तक या कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें, लेकिन ये जलोढ़ मैदानों की तरह ही है। बस इसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी है, और ये मुख्यतः जलाभाव से ग्रसित है। मतलब यहाँ जल की उपलब्धता कम है, और इसका निर्माण भी इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है जिन प्रक्रियाओं द्वारा इन बाकी जलोढ़ मैदानों का हुआ है। लेकिन इसमें कुछ योगदान माना जाता है, इसमें सागर के पीछे हटने का भी योगदान है। तो कमोबेश ये राजस्थान का जो मैदान है, जिसको थार का मरुस्थल बोलते हैं, ये भी कमोबेश क्या है, इस उत्तर के विशाल मैदानों की तरह से दिखता है। बस इसमें जलाभाव है, जल की उपलब्धता कम है, शुष्क है। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे पंजाब में क्या किया गया है कि हरिक्के जो बैराज बनाया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे सतलज और ब्यास नदी के संगम पे, वहां से क्या किया गया, इंदिरा गांधी कैनाल निकाल के इधर से लाया गया है। ये हनुमानगढ़ वाला एरिया जो है, बीकानेर जैसलमेर तक लाया गया है। तो यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। तो इस क्षेत्र की मृदा भी क्या हो गई है, उपजाऊ हो गई। यहाँ पे अच्छी किस्म की कपास की खेती हो रही है, बासमती चावल की खेती हो रही है, बाकी कई प्रकार के फलों की खेती हो रही है, ठीक है, गेहूं की खेती होती ही है। तो यहाँ पे ये मृदा भी उपजाऊ है समान रूप से। तो इसको हम लोग देखेंगे कि अब इसका विभाजन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग विभाजन देख लेंगे। तो ये हरियाणा और राजस्थान में जो फैला हुआ है क्षेत्र, उसको पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। जो राजस्थान में फैला हुआ है, इसको राजस्थान का मैदान कहते हैं। तो राजस्थान का मैदान क्या है, ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये शुष्क क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, 25 सेंटीमीटर के आसपास है। यानी कि वर्ष में सिर्फ यहाँ 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और वर्ष भर ये क्षेत्र क्या होता है, जलाभाव से ग्रसित रहता है, ठीक है। अब ये जो मैदान है, जलाभाव के कारण यहाँ पर कृषि कार्य करना मुश्किल है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। अब इस जलाभाव को दूर करने के लिए राजस्थान के जो किसान है ना, वो बहुत से तरीके अपनाते हैं, जिसमें जल संभरण की एक विधि है। उसमें क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ये ढालदार सतह का निर्माण करते हैं। इस तरह से ढालदार, इस तरह से एक तस्तरी टाइप का होता है, इस तरह से सतह का निर्माण करते हैं, जो बाहरी क्षेत्र से क्या हो, थोड़ा ऊंचा हो, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आए ढाल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक कुआं बनाते हैं, ठीक है। और कुआं बनाते हैं, और यहाँ पे अगर वर्षा का जल आता है, तो ये ढालदार सतह से वर्षा का जल होते हुए कहाँ जाता है, इस कुएं में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, जिसको इन लोगों ने टांका बोलते हैं, टांका। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जल इकट्ठा होता जाता है बारिश के समय। अब बारिश के समय जो जल बेमतलब का प्रवाहित हो जाता है या वाष्पित हो जाता है, उसको ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जब जलाभाव की समस्या होती है, तो इस जल का ये लोग या तो पशुओं को पानी पिलाने, या कृषि कार्य करने, सिंचाई करने, या अगर स्वच्छता है, साफ है, तो उसको पीने के योग्य भी लाया जाता है। तो इस तरह से अब इसका आकार छोटा होता है। जैसे अगर कोई व्यक्तिगत रूप से बनवा रहा है अपने अपने लिए यूज के लिए, तो छोटा होगा, 50,000 लीटर या 60,000 लीटर या 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर सकता है। लेकिन कोई अगर सामुदायिक है, जैसे पूरे ग्राम समाज का है या सभा का है, तो वो क्या होगा, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है। तो इस तरह से टांका का। फिर हमने बताया कि इंदिरा गांधी कैनाल के निर्माण के कारण भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का विकास हो रहा है।
तो ये क्या है? अब इसका ढाल देखेंगे ना, तो इसका ढाल कहाँ है? तो देखिए, इसका ढाल दो जगह पे दो तरह से है, ठीक है? तो अभी हम लोग इस मैप के थ्रू देखेंगे। तो एक तो इसका ढाल दिखाई पड़ता है आपको कि यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे क्या है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। तो इसका ढाल क्या है कि पश्चिम की तरफ है, इधर की तरफ पश्चिम की तरफ है। फिर यहाँ पर जब आएंगे ना, तो इसका ढाल किधर हो जाता है, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाता है, इधर की तरफ, ठीक है? इसका ढाल क्या है, जैसे लूनी नदी देखते हैं हम निकल के ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है? तो ये पश्चिम की तरफ भी है और दक्षिण पश्चिम की तरफ भी ढाल है। यहाँ पे सामान्यतः वर्षा का अभाव पाया जाता है, जल अभाव पाया जाता है। और यहाँ की मृदा में ना जिप्सम की अधिकता है, ठीक है? जिप्सम की अधिकता है और सिल्ट की अधिकता। जैसे हम लोग सामान्य रूप से मानते हैं ना कि जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल होते हैं, उनको हम लोग मानते हैं कि मरुस्थल का मतलब रेतीला। मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक होता है चट्टानी मरुस्थल और एक होता है रेतीला मरुस्थल। तो जो ये थार का मरुस्थल है ना, ये जो अरावली पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ता है, अरावली पर्वत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये रेगिस्तानी भाग, ये क्या है, ये चट्टानी मरुस्थल है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है, ये रेतीला मरुस्थल है। तो जो थार का मरुस्थल है, ये चट्टानी मरुस्थल भी है और रेतीला मरुस्थल भी है, ठीक है? तो ये है। अब इसकी मृदा में जिप्सम की अधिकता पाई जाती है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं का विकास के कारण क्या हुआ है कि अब यहाँ पे कृषि कार्य अच्छी तरह से हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, हमारा दूसरा मैदान है ये पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है? अब ये पंजाब हरियाणा का मैदान क्या है कि यहाँ पे मुख्यतः सिंधु नदी है, सिंधु नदी निकलकर प्रवाहित होती है। फिर झेलम नदी है, ठीक है? फिर चेनाब नदी है। फिर क्या है, ये सतलज है, रावी है, फिर सतलज है, फिर ब्यास है। ये नदियां निकल के प्रवाहित होती हैं। तो ये नदियां क्या करती हैं, अब चूंकि बाकी नदियां जो हैं, ये ज्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन सतलज, रावी और ब्यास नदियां जो हैं, एक अभी भी यहाँ पे मैदान का निर्माण करती हैं। और बाकी यहाँ पे बाकी नदियां, घग्गर है, सरस्वती भी कहा जाता है, अदृश्य हो गई, बाकी नदियां भी है छोटी छोटी, जो इस विस्तृत मैदान का निर्माण करने में उनका योगदान है। तो इसलिए अब चूंकि सतलज नदी यहाँ पे मुख्य है, क्योंकि सिंध नदी ज्यादा उसको पाकिस्तान में चला गया इसका, तो इसलिए इसको बोलते हैं सतलज का मैदान। और यहाँ पे क्या है, यमुना नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ पे। तो यमुना के पश्चिम से लेकर और पूरा ये सतलज का भाग है, इसको बोलते हैं हरियाणा पंजाब का मैदान। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस मैदान को पंच दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का भाग। तो पंच दोआब क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पंच दोआब क्या है, ठीक है? तो देखिए, पंजाब और हरियाणा का मैदान क्या है, ये सामान्यतः पंजाब और हरियाणा का मैदान जो है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, अधिकांश भाग किसका है, ये पुरातन जलोढ़ मैदान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ये पंजाब हरियाणा का मैदान क्या है, ये पुरातन जलोढ़ मैदान है, जिसको बांगर बोलते हैं। सिर्फ नदी घाटियों के पास ही क्या है, खादर मृदा है, ठीक है? अब इसको देखिए, पंच दोआब बोलते हैं। पंच दोआब क्या है, बिस्त दोआब। अब ये बिस्त दोआब क्या है, जो ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, बिस्त दोआब बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सतलज नदी है और ये क्या है, ब्यास नदी है। इसके भाग, बीच का जो भाग, इसको क्या बोलते हैं, बिस्त दोआब बोलते हैं। नाम के आधार पर ये देख लेंगे कि बिस्त है तो ब्यास और सतलज हो गया, ठीक है? फिर देखते हैं बारी दोआब। अब ये बारी दोआब क्या है, तो देखेंगे कि ये ब्यास नदी है और इधर कौन सी है, रावी नदी आ रही है। तो ज्यादातर हिस्सा तो इसका कहाँ है, ये अमृतसर ही हमारा है भारत में, बाकी ये लाहौर कहाँ, पाकिस्तान में है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये बारी दोआब है जो भारत में, ठीक है? जो ज्यादातर इसका कहाँ है, पंजाब में हिस्सा इसका है। ये भी बिस्त दोआब का भी ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, पंजाब में ही है। फिर देखेंगे कि रचना दोआब, ये रचना दोआब कहाँ है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये रावी नदी प्रवाहित हो रही है और इधर कौन है, चेनाब नदी है। तो ये चेनाब और रावी नदी के बीच का जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है, रचना दोआब कहा जाता है, ठीक है? इसको क्या कहता है, रचना दोआब कहा जाता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि चाज दोआब है। ये चाज दोआब कहाँ है, तो देखिए, ये दक्षिण में क्या है, चेनाब नदी है और उत्तर में क्या है, झेलम नदी है। तो झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो भाग फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, चाज दोआब है, ठीक है? और यहाँ पर एक दोआब और है, जिसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। ये सिंध सागर दोआब कहाँ है कि झेलम नदी और सिंध नदी के बीच का जो ये भाग है, इसको क्या बोलते हैं, सिंध सागर दोआब। तो यहाँ पर हम इन पांच दोआबों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बिस्त दोआब है जो ब्यास और सतलज के मध्य है, जो बारी दोआब है ब्यास और रावी के मध्य है, जो रचना दोआब है ये रावी और चेनाब के मध्य है, जो चाज दोआब है ये चेनाब और झेलम के मध्य है, और अगला है ये सिंध सागर दोआब है। ये क्या है, झेलम, चेनाब और सिंधु के मध्य स्थित है, लेकिन मुख्यतः ये कहाँ पे है, सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है, ठीक है?
तो इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछता है कि कौन कौन से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उत्तर से दक्षिण क्या नदियों का क्रम है, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन है, सिंध नदी है जिसको इंडस रिवर बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद झेलम नदी है सिंधु नदी के दक्षिण में। फिर चेनाब नदी है, फिर रावी नदी है, फिर ब्यास नदी है, और सबसे नीचे कौन है, सतलज नदी है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जब हम नदी घाटी पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, तो वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा जो पंजाब के और हरियाणा का मैदान था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान है, इसका विस्तार देखेंगे कि तो पश्चिम में कहां से है, दिल्ली इसका पश्चिमी सीमा है, या यमुना का जो भाग है ये इसकी पश्चिमी सीमा है। और यहाँ पे क्या है कि पूरा पश्चिम बंगाल इसमें किस में आता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। तो ये यहां से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका, ये गंगा के मैदान का। लेकिन इसको भी 3 उप विभागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है इसको बोलते हैं, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा मैदान, जो मुख्यतः क्या है, पुरातन जलोढ़ मैदानी भाग है, जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है, ये क्या है, बांगर है। ये क्षेत्र क्या है, ये लगभग लगभग जलाभाव से प्रभावित रहता है। यहाँ पे बहुत गहन कृषि की गई है, ठीक है। और यहाँ पर नहरों का अच्छा खासा निर्माण किया गया है। और इस क्षेत्र में भूमि धीरे धीरे क्या हो गई है, अनुर्वर होती जा रही है। और यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस किया था, बांगर मृदा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, रेह या कल्लर, या यहाँ पर क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के इकट्ठा या भाग हैं, जम के ठोस रूप में आ गए हैं, जिनको कंकड़ पत्थर बोलते हैं, वहां पाई जा रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, भूमि का ऊसर होना यहाँ पे एक आम समस्या हो गई है, ठीक है। रेह या कलर सतह भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है ऊपरी गंगा मैदान का, ठीक है। अब ऊपरी गंगा मैदान का विस्तार कहाँ है, अगर इसको इस रूप में देखा जाएगा तो ये मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्या है, ऊपरी गंगा मैदान का विस्तार है, ठीक है। कहाँ पे है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं, बस पश्चिमी उत्तर प्रदेश जान लीजिए। इसके पूर्व में मध्य गंगा का मैदान है। अब ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विस्तृत है ऊपरी गंगा मैदान, इसकी पूर्वी सीमा कहाँ है, तो इसको समान रूप से मान लिया जाता है कि जो 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है वो रेखा, या प्रयागराज इलाहाबाद, जो प्रयागराज जिसको इलाहाबाद इलाहाबाद प्रयागराज बोला गया है, फैजाबाद, ठीक है। अब फैजाबाद का भी नाम बदल दिया गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया, अयोध्या, ठीक है। तो ये जो रेल लाइन है, इस ये रेल लाइन के सहारे क्या है, इसकी पूर्वी सीमा है, ठीक है। तो देखिए ये जो मध्य गंगा का मैदान है, जो मध्य गंगा का मैदान है, ये कहां से है, देखिए यहां से शुरू होता है, ये इलाहाबाद जो प्रयागराज है हो गया है, ठीक है। यहाँ और फैजाबाद की जो रेलवे लाइन है, यह 100 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा देखा गया, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ चली जाती है, ये पूरब में कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल, यानी कि पूर्वी बिहार के बॉर्डर तक चली जाती है, जहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा है। ये क्या है, मध्य गंगा का मैदान है। अब देखिए ये मध्य गंगा मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मुख्यतः खादर भूमि की प्रधानता यहाँ पे है। यहाँ पर क्या है, नवीन जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग जिसको हमने देखा था ऊपरी गंगा मैदान, यहाँ पे हर साल बाढ़ से प्रभावित नहीं रहता है, ये पुरातन जलोढ़ है। लेकिन मध्य गंगा मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे कई ऐसी नदियां जैसे घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, सरयू, ये नदियां क्या करती हैं कि विस्तृत बाढ़ का निर्माण करती हैं, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ आती है। तो यहाँ पे जो मृदा है ना, वो नवीन है, नवीन जलोढ़ मृदा है, जिसको क्या बोलते हैं, खादर। तो याद रखिएगा कि जो मध्य गंगा मैदान है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे बना है, खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा से ये बना हुआ है। मध्य गंगा मैदान अधिकांश भाग इसका किसका है, खादर से बना हुआ है। और ये उपजाऊ है, यहाँ पे गहन कृषि की जाती है और समांतर जलप्रिय पौधों का, यानी गेहूं की खेती भी की जाती है, लेकिन धान जैसे खेत भी यहाँ, फसलें यहाँ पर ज्यादा बोई जाती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि निम्न गंगा मैदान, ये निम्न गंगा मैदान कहाँ है, तो इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, निम्न गंगा मैदान का। और ये क्या है, इसका निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों, खास करके जो यहाँ पे थोड़ी सी बाकी प्रायद्वीप भारत की नदियां जैसे दामोदर है, इनका भी योगदान है। लेकिन मुख्य योगदान क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग किसमें चला गया है,
ये चला गया है बांग्लादेश में, चला गया है कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है निम्न गंगा मैदान। तो अभी हम लोग देखा ना कि ये जो ऊपरी गंगा मैदान है ये किससे बना है, ये बांगर से बना है। ये क्या है, बांगर प्रकार का है। ये मध्य गंगा मैदान का अधिकांश भाग, मोर देन 70% भाग किसका है, खादर का है। लेकिन इसका मोर देन 90% भाग किसका है, खादर है। यानी कि इस ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका किससे बना हुआ है, नवीन जलोढ़ मैदान है। और ये बाढ़कृत मैदान है, यहाँ पे हुगली नदी ऐसे चल रही है और इसी के दोनों तरफ क्या है, इस खादर मैदान का विस्तार पाया जाता है। बस थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम भाग जिसमें पुरुलिया जिला है, वही थोड़ा सा पठारी है, बाकी सब ये क्या है। और ये ऊपरी भाग जो है ये दार्जिलिंग संभाग है, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी ये पश्चिम बंगाल का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खादर मैदान, जिसको निम्न गंगा मैदान का रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब ये क्या है कि यहाँ पे भी जलप्रिय पौधे होती हैं, यहाँ पे धान की खेती बहुत की जाती है, धान की भी की जाती है, जूट की भी कृषि की जाती है। और धान की तो एक वर्ष में 3-3 फसलें ली जाती हैं। ठीक है, अमन, ओस, बोरो, जो 3 फसलें ली जाती हैं धान की। ठीक है, अमन, ओस, बोरो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये जो है, और इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार मुख्यतः असोम राज्य में है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में ये शिलांग पठार है, यहाँ पे बरैल मिकिर रेंगमा पहाड़ियां हैं। बीच में क्या है, ये ब्रह्मपुत्र मैदान है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मैदान का निर्माण सिर्फ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। और जानते हैं दुनिया में एक ही नदी है जो मेल है, बाकी नदियां फीमेल हैं। और ये क्या है, ये एकमात्र नदी है जिसको मेल या पुरुष नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, निकलती कहाँ से है, निकलती तो यहीं से आपके है, मानसरोवर झील से। ठीक है, और ये निकल के तिब्बत से होते हुए इस तरह से प्रवाहित होते हुए क्या आती है, ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, इस मैदान का निर्माण किया गया है। ये एक ऐसा मैदानी क्षेत्र है, ये भी नवीन जलोढ़ मैदान है जो खादर प्रकार का है अधिकांश भाग। और इस माजुली, यहाँ पे क्या किया गया है कि कई द्वीप है जिसमें माजुली द्वीप है। इस नदी का क्या है, बाइफरकेशन हो जाता है, नदी की धाराएं अलग अलग बढ़ जाती हैं, फिर जाके आगे मिल जाती हैं। तो बीच का भाग, जैसे मान ये नदी प्रवाहित होते आ रही है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि नदी कोई चट्टानी भाग पड़ा तो नदी क्या हो गई, यहाँ से बाइफरकेट होकर इधर चली गई और इधर की नदी बाइफरकेट होकर इधर चली गई, फिर आगे जाके नदी क्या हो गई, ये जाके फिर से मिल गई। तो ये जो बीच का भाग है ये क्या हो गया, ये एक नदी द्वीप के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो माजुली एक दुनिया का सबसे बड़ा आंतरिक नदी द्वीप है। हालांकि अब इसका अस्तित्व बहुत खतरे में आ गया है। ठीक है, नदी का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, अब हम लोग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये सब मैदानों के बारे में तो हम लोग ने देख लिया, अब इसका महत्व क्या क्या है, जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो इसके महत्व पे ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे बड़ा क्या है ना कि ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, यानी कि इसकी फर्टिलिटी क्या है, बहुत अच्छी खासी है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे ग्रेन्स का बहुत अधिक उत्पादन होता है। ग्रेन्स मतलब क्या हो गया कि जो खाद्यान्न है, अन्न है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये क्या है, अन्न भंडार के रूप में जाने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो मैदानी भाग हैं ये पुरानी संस्कृति और सभ्यताओं का पालना रही हैं। क्यों, क्योंकि जीवन के लिए क्या चाहिए, जीवन के लिए क्या चाहिए, एक फर्टाइल लैंड चाहिए। किसी भी संस्कृति को पनपने के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन क्या है, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु है यहाँ की। समांग धरातली संरचना वो भी मिल जा रही है, समांग धरातली संरचना। ठीक है, मौसम अच्छा खासा, यहाँ पे 3 प्रकार के मौसम है, ग्रीष्म काल है, शीतकाल है और वर्षा काल है, तो वो भी मौसमी दशाएं भी फेवरेबल है। फिर क्या हो गया, उपजाऊ भूमि पाई जा रही है, उपजाऊ भूमि है ही। परिवहन के साधन पहले प्राचीन काल में क्या थे, नदियां थी, तो नदी भी अच्छी खासी, नदियों का जल यहाँ पे पाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि अन्न भंडार भी है और ये प्राचीन संस्कृतियों का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, प्राचीन संस्कृतियों का क्या है, उद्गम स्थल है। बहुत सी प्राचीन संस्कृतियां यहाँ पर फली फूली हैं। ठीक है, कृषि कार्य के लिए बहुत अनुकूल है। कृषि कार्य के लिए कौन सी भूमि चाहिए, एक तो वही हो जिसमें जुताई सरल तरीके से की जा सके, जिसमें सिंचाई बहुत सरल तरीके से की जा सके, जिसकी उर्वरता बहुत अच्छी हो। तो इस मामले में क्या है, ये जलोढ़ मैदान बहुत ज्यादा संपन्न है। तो इस रूप में देखा जाए तो ये कृषि कार्य के लिए क्या है, बहुत अनुकूल क्षेत्र है। ठीक है, ये कृषि कार्य के लिए भी बहुत अनुकूल है। और ये भूजल, अंडरग्राउंड वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा संपन्न है। और भारत का सबसे अच्छा भौम जल स्तर इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। भौम जल स्तर का मतलब है कि देखिए जो हमारी जलोढ़ मृदा है ये मुख्यतः क्या है, या तो ये बलुई है, या दोमट है, या ये चीका है।
ठीक है। बलुई का मतलब है जिसमें सैंड या बालू के मात्रा अधिक हो। दोमट का मतलब हो जिसमें चीका और बालू दोनों की मात्रा समान हो। और चीका का मतलब है जिसमें क्ले या बहुत बारीक कण वाली चट्टानी संरचनाएं हो, तो उसको चीका कहते हैं। तो यहाँ की मृदा ये है, ठीक है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, अपने अंदर वाटर रिटेन करके रखने की कैपेसिटी इसकी बहुत अधिक है। तो भूजल यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा भी ऑन एवरेज अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए तो वहां पे 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है। जो ऊपरी गंगा मैदान है उसमें औसत वर्षा वार्षिक वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर के आसपास है। और इसके बाद जो मध्य गंगा मैदान है वहां पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास है। और जो निचली गंगा का मैदान है और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा भी क्या है, बहुत अच्छी खासी है। और जिस कारण से क्या है कि नदियां हमेशा जल से भरी रहती हैं। और यहाँ की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। और यहाँ पे जो ग्रीष्म काल होता है वहां पे हिमनदों के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियां क्या हैं, सदा नीरा है, मतलब वर्ष भर उनमें जल की मात्रा अच्छी खासी रहती है, जिससे भूजल क्या होता रहता है, हमेशा रिचार्ज होता रहता है। एक तो वर्षा से रिचार्ज होता है और दूसरा नदियों के द्वारा भी रिचार्ज किया जाता है। अब ये क्या है कि ये समांग धरातल है, समतल और समांग है, मतलब यहाँ पे क्या है, जलोढ़ मैदानी भाग है, चट्टानी भाग नहीं है और समतल है। तो ये भाग क्या है, नहर निर्माण के लिए बहुत अनुकूल है। और नहरें वहां निकाली जाती हैं जहां पे चट्टानी क्या हो, बिल्कुल समान हो, मतलब सतह क्या हो, समान हो। और चट्टानी संरचना नहीं हो, थोड़ी सी जलोढ़ मृदा हो, वहां पे नहरें बनाने का जो लागत है या जो इफोर्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो नहर निर्माण के लिए बहुत अनुकूल है ये क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा, नदियों में सदा नीरा नदियां हैं तो नदियों में जल की मात्रा अच्छी खासी रहती है, तो नहरों में जल का की मात्रा भी क्या रहती है, हमेशा उपलब्ध रहती है। तो इस कारण से यहाँ पे नहर निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब क्या है, अब ये समतल है, समांग है, तो यातायात मार्गों के विकास के लिए भी क्या है, अनुकूल है। अब समतल समांग है तो सड़क परिवहन भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, सड़कों का निर्माण भी बहुत आसानी से हो सकता है, रेलों का निर्माण भी बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। और नदी और नहरों के माध्यम से क्या हो सकता है, जल परिवहन भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये क्या है, यातायात मार्गों के विकास के लिए बहुत अनुकूल है। इसीलिए देखेंगे ना कि जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र और ये जो सतलज का मैदानी भाग है, यहाँ पे परिवहन साधनों का घना जाल है। परिवहन साधनों में चाहे वो रेल हो चाहे सड़क हो, इनका क्या है, घना जाल है। तो इस रूप में यातायात विकास के लिए बहुत अनुकूल है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखा था कि जब भारत का भूगर्भिक संरचना देख रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या कोयला जैसे जो ये ऊर्जा संसाधन है, ये औषधि चट्टानों में पाने की उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, औषधि चट्टानों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये क्या है, पूरी तरह से गंगा जो है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज का मैदान क्या है, ये औषधि चट्टान है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। कोयले की तो नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावना यहाँ पर बहुत अधिक है। और राजस्थान के कुछ एरिया में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्खनन हो भी रहा है, तो इसलिए। और उधर आप देखेंगे कि असम के कुछ क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम का उत्खनन हो रहा है। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से बहुत मतलब पोटेंशियल वाला एरिया है, ठीक है। फिर क्या है, ये पर्यटन के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे और तीर्थ स्थल भी हैं, ठीक है। तो ये कोई खैर इसके संरचना से नहीं लेना देना है, हम कहीं भी पर्यटन और तीर्थ जानते ही हैं कि मन हो भावना हो तो कहीं भी हो सकता है पर्यटन और तीर्थ, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो ये क्या है कि इसका महत्व है, ठीक है। इसका जो उत्तर का विशाल मैदानी भाग है, इसका महत्व है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या कैसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। तो देखिए, इसमें प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे इस तरह से होता है कि भाबर प्रदेश क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, उस पर हो सकता है। अब कुछ दे दिया, नाम दे दिया कि उस प्रदेश का को चिन्हित कीजिए जहां पे नदियां अदृश्य हो जाती हैं। अब यह हो सकता है कि ऐसे भी दे सकता है कि जलोढ़ मैदानी भागों में कौन सी सबसे कम उपजाऊ मृदा होती है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, भाभर भी उसमें दे दिया, तराई भी दे दिया, बांगर भी दे दिया, खादर भी दे दिया। ये इस तरह से पूछ सकता है कौन सी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है जो रेह और कल्लर से प्रभावित होता है। रेह क्या होती है, कल्लर क्या होता है, इस पर नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी, जैसे जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पे बेत बोलते हैं, बिल बोलते हैं,
जो भूमि जलाक्रांत है, जल से प्रभावित है, जल ग्रसित है, ठीक है। तो इस तरह से भी शब्द उठा उठा के कोई ना कोई छोटे छोटे शब्द आपको उठा के पूछ सकता है, वहां से भी पूछ सकता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है कि कैसे महत्वपूर्ण है, इनका विस्तार क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, या जलोढ़ मैदानों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, जलोढ़ मैदानों का क्षेत्रीय वर्गीकरण कीजिए, क्षेत्रीय विभाजन कीजिए। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ भी अभी कुछ क्लासेस होंगी हम लोग की, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। ये चीजें हम लोग धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे, और एक समय के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो टॉपिक्स हैं यूपीएससी के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं आपको, और अच्छा खासा एक जो होता है ना कि सिनेरियो लेके चल रहे हैं आप, उसमें आपको क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पे हम जो मेन टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं, जो पावर पॉइंट्स हैं या जो हाईलाइटेड पॉइंट, उनके विषय में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट तो कभी भी पढ़ा जा सकता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फैक्ट का क्या है, कभी भी पढ़ा जा सकता है, कभी भी रटा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, और ये इस क्लास को हम लोग एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव रही होगी। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसका विस्तार। थैंक यू।